हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं 2021 की जो जीएसआई केमिस्ट्री का जो पेपर है पीवाईक्यूज उनको देखेंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 31। सो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HN3। HN3 का एक्वस सॉल्यूशन है डाइल्यूटेड 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम, 5 टाइम यूजिंग ए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर। कंसिडर अल्फा इज एन ionization constant and V is the final volume of the diluted solution. Choose the correct answer of the following. इनमें से करेक्ट बताना है। सो इसने क्या सॉल्यूशन दिया है, HN3 का दिया है, और जब इसको हम 2 3 4 5 6 टाइम 5 टाइम को वाटर में ऐड करके उसको डाइल्यूट करते हैं तो क्या हमारे पास आयनाइजेशन कांस्टेंट और वॉल्यूम के बीच का कैसा ग्राफ बनेगा। सो यहाँ पर क्या है कि HN3 है, HN3 आयोनाइज होके H पॉजिटिव और N3 नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। सो हमें पता है कि ये क्या दे रहा है, H पॉजिटिव दे रहा है। चाहे वो कितना भी डाइल्यूट कर दे हम उसके अंदर वाटर डाल के, पर वो H पॉजिटिव दे रहा है। तो मतलब जो हमारा डाइल्यूट करने पे जो सॉल्यूशन बन रहा है वो एसिडिक बन रहा है। सो ऑल द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। ओके, एसिडिक होगा तो बेसिक वाले ऐसे कट हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्या है, द ग्राफ अल्फा एंड वी इज नॉन लीनियर या फिर लीनियर होगा। सो यहाँ पर ये एसिडिक है, सो आयनाइजेशन कांस्टेंट और वॉल्यूम के बीच का जो ग्राफ बनेगा वो लीनियरली फॉर्म होगा, ना कि नॉन लीनियर। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ वाटर एंड अल्कोहल। हमें अल्कोहल और वाटर गिवन है और इनमें से हमें बताना है कि एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी। जैसे कि हमने पता है कि वाटर की जो एसिडिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। क्यों? क्योंकि वाटर जब हम इसको H2 को आयनाइज करते हैं तो वो या फिर आयनाइज करते हैं तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है। मतलब ये एसिडिक फॉर्म भी और OH नेगेटिव बेसिक फॉर्म भी देता है, मतलब ये न्यूट्रल फॉर्म का होता है। ठीक है, तो मोस्टली इसको एसिडिक फॉर्म में मतलब मोर एसिडिटी है। बट जब हम अल्कोहल की बात करते हैं तो वहां पर हमें OH नेगेटिव आयन ही मिलता है। जैसे कि हमारे पास है RCH2OH, RCH2OH है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ RCH2 और OH नेगेटिव आयन और यहाँ पर पॉजिटिव आयन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब ये बेसिक फॉर्म में है बट ये न्यूट्रल फॉर्म में है H2। तो ये तो हमें पता चल गया कि वाटर की है वो सबसे ज्यादा एसिडिटी होगी एज कम्पेयर टू अल्कोहल। सो हमारा ऑप्शन ए हो सकता है और सी हो सकता है। नहीं, ये नहीं होगा। ए हो सकता है या फिर डी वाला हो सकता है, यहाँ पर वोटर की ज्यादा है। फिर देखते हैं कि हमारा ये ज्यादा होगा या ये ज्यादा होगा। बट हम इसके अंदर क्या देख सकते हैं कि ये जब हम OH ग्रुप बाहर निकालेंगे तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा और ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा जब हम OH को बाहर, OH नेगेटिव को बाहर निकालते हैं तब। ठीक है, तो ये कार्बोकेटाइन टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी और प्राइमरी। सो यहाँ पर जो OH नेगेटिव मोर इजिली बाहर निकालेगा मतलब वो मोर बेसिसिटी होगा। सो सबसे ज्यादा बेसिसिटी यहाँ पर होगी वो इसकी होगी, देन उसकी, देन इसकी, और सबसे कम होगी H2 की। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट कैलकुलेटेड द पीएच ऑफ 10 की पावर -7 कंसंट्रेशन का अन्योज। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास OH की कंसंट्रेशन दे रखी है 10 की पावर -7 मोल। सो हमारे पास यहाँ पर पीएच कितनी आ जाएगी, 7 पीएच आ जाएगी इसकी। ठीक है, फिर क्योंकि पीएच का फॉर्मूला हमें पता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस log ऑफ OH नेगेटिव या फिर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, सो हमारे पास ये फॉर्मूला, जब हम ये 10 की पावर -7 यहाँ पर कंसंट्रेशन की जगह पुट करेंगे तो हमारे पास पीएच है वो 7 आ जाएगी अन्योज सॉल्यूशन की। नेक्स्ट हमारे पास दिया है हुआ है 10 की पावर -8 मोलर HCl। सो यहाँ पर क्या है, जब हम इसकी पीएच निकालते हैं तो हमारे पास 8 आ जाती है सॉल्यूशन की, जो हमें ऐसे गिवन भी है 7 और 8 रिस्पेक्टिवली। टू वेरीफाई द स्टूडेंट परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट इन ए लेबोरेटरी यूजिंग पीएच मीटर। पीएच मीटर का यूज करते हैं स्टूडेंट, और फिर क्या होता है, द इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले द पीएच ऑफ फॉर्मर एंड लेटर स्टूडेंट आर। जब वो पीएच मीटर का यूज करते हैं तो उन्हें पीएच क्या मिलती है इन सॉल्यूशन की, 7.3 और 6.9 रिस्पेक्टिवली। सो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। सो इसने पहला ऑप्शन में क्या है, पीएच मीटर इज मेल फंक्शनल एंड कैलकुलेटेड रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट आर करेक्ट। जैसे हमें पता है कि HCl क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। एसिडिक सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो 7 से कम ही होगा, जो पीएच होगा वो लेस देन 7 होगा। और जो NaOH है वो बेसिक सॉल्यूशन है, तो हमें पता है कि कितना भी डाइल्यूटेड हम सॉल्यूशन को कर लें तो भी उसका पीएच है वो ग्रेटर देन 7 होगा। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, 7 के इक्वल दे रखा है और ये एसिड का जो पीएच है जो उन्होंने कैलकुलेट किया है तो वो 7 से ज्यादा दे रखा है। तो यहाँ पर क्या है कि इनकी कैलकुलेशन है स्टूडेंट की वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। सो यहाँ पर स्टूडेंट की जो कैलकुलेशन है वो इनकरेक्ट है, वो यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर भी है, और
ये नहीं है। ठीक है, इन दोनों में से ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, बट यहाँ पर जो पीएच मीटर का यूज करके जो बेस की जो पीएच मीटर से पीएच निकाली है वो 7.3 है, जो पीएच 7 से ग्रेटर है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। और जो एसिड है HCl की, उसकी पीएच हमने पीएच मीटर यूज करके 6.9 निकाली है, तो ये भी पॉसिबल हो सकते हैं क्योंकि ये लेस देन 7 है। सो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है यानी जो पीएच मीटर है वो बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है, और जो कैलकुलेशन आ रही है स्टूडेंट की वो इनकरेक्ट आ रही है। सो यहाँ से हमें पता चलता है द पीएच मीटर इज वर्किंग प्रॉपरली एंड कैलकुलेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट आर इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीएच वैल्यू नॉट इक्वल टू 1। पीएच वैल्यू किसकी इक्वल टू 1 नहीं होगी। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, HNO3 है, H2SO4 है, और यहाँ पर HCl और NaOH का सॉल्यूशन दिया हुआ है, बट इसकी कंसेंट्रेशन HCl की वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू NaOH। सो यहाँ पर हम डायरेक्टली पता चलता है कि HNO3, H2SO4 और HCl ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट यहाँ पर CH3COOH यानी एसिडिक एसिड है वो वीक एसिड है, तो ये वीक एसिड है। सो इसकी पीएच कभी भी, चाहे कितनी भी कंसेंट्रेशन ले लें इसकी, कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगी, नॉट इक्वल टू 1। सो हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what will be the pH of buffer solution using 0.2 mole 0.2 mole ammonium hydroxide and 0.25 mole of ammonium chloride per liter। ठीक है, इतना हमें पास मोल दिया हुआ है पर लीटर के हिसाब से, और हमें बताना है क्या पीएच क्या होगी इसकी, और क्या दिया हुआ है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट रूम टेम्परेचर 1.81 10 की पावर -5, और लॉग की वैल्यू गिवन है इनकी। सो हमें पीएच निकालना है बफर सॉल्यूशन का क्या होगा, हमें साल्ट दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, तो ये इससे हमें पता चलता है कि एक बेसिक बफर है। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी केबी दिया हुआ है यहाँ पर हमें दिया हुआ है केबी। ठीक है, अब अगर हमें बफर सॉल्यूशन का पीएच निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ड्राइव होता है हेंडरसन हेंडरसन हेसलबैच से यहाँ से हमारे पास निकलता है POH। ठीक है, पीएच का फॉर्मूला होता है PKB, क्योंकि हमारे पास बेस गिवन है इसलिए हम पीएच का फॉर्मूला ले रहे हैं, PKB प्लस लॉग ऑफ साल्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला पीएच मतलब पीओएच निकालने का, और पीएच प्लस POH ये इक्वल टू होते हैं 14 के। ठीक है, यहाँ से हम पीएच निकाल देंगे। सो पहले हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर केबी की वैल्यू गिवन है ये वाली, सो हमें क्या निकालना है पीकेबी कैसे निकालेंगे, पीकेबी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ केबी। ठीक है, सो अब क्या होगा, माइनस लॉग 1.81 इंटू 10 की पावर -5 ये हो जाएगा। अब इसको अलग अलग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा लॉग 1.81 जो माइनस का है, और इसको अलग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस लॉग 10 की पावर -5। अब आगे करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1.81 माइनस लॉग 10 की पावर 5, ये आगे आ जाता है तो +5 हो जाएगा, और लॉग 1.85 का क्या वैल्यू है, 0.2577 +5 हो जाएगा, ये माइनस का है, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा PKB जो आएगा अप्रोक्सीमेटली 4.8392। ओके, यहाँ से हमारे पास PKB आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सॉरी ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4.7423 की, यहाँ से हमारे पास PKB आ गया। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, POH निकालना है, तो POH PKB कितना आया 4.7423 प्लस लॉग हमारे पास साल्ट क्या है 0.25 मोल पर लीटर है, सो यहाँ पर आ जाएगा 0.25। ठीक है, डिवाइड बाय जो बेस का कंसेंट्रेशन 0.2 मोल पर लीटर, तो 0.2 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5/4, सो 5/4 को कट करेंगे 1.25 लोग की वैल्यू हमारे पास गिवन है ये वाली, और ये हमारे पास गिवन है, सो हमारे पास आ जाएगा 4.7423 प्लस 0.0969। सो हमारे पास जो POH आएगा वो हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4.8392। ओके, अब हमारे पास POH आ गया, हमें क्या निकालना है, पीएच निकालना है, तो पीएच के लिए क्या करना पड़ेगा,
पीएच के लिए यहाँ पर पीएच 14 माइनस POH, सो 14 माइनस POH क्या है, ये जो निकल के आया है 4.8392, सो ये क्या निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली 9.1608 ये निकल के आएगा। तो ये कौन सा है 9.16, सो ये वाला ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका रख कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है the molarity of concentration of commercial HCl with 36% of HCl and density 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब is close to। हमें मोलैरिटी बतानी है क्या होगी, वेट बाय वेट ऑफ HCl दे रखा है और उसकी डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, सो यहाँ पर हमें सबसे पहले निकालते हैं मोल्स। मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी मोल्स बाय मोल्स बाय मास इनटू 1000, मतलब या तो ये केजी में ले लो या फिर mg में ले लो, तो यहाँ से ये आता है फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मास निकालना पड़ेगा। मास कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर डेंसिटी हमारे पास की ना, मास क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास डेंसिटी, मास निकालने के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी क्या है 1.19 इंटू वॉल्यूम क्या है मीटर क्यूब है, तो वॉल्यूम हम 1000 ले लेते हैं। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास मास आ जाएगा 1190 ग्राम। अब क्या होगा मास, मास हमारे पास ये आ गया है। अब इसका क्या दे रखा है 36% वेट बाय वेट ऑफ HCl दे रखा है, 36% दे रखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा मास, एक्चुअल जो मास आएगा, इधर राइट करते हैं, एक्चुअल जो मास आ जाएगा वो 36% में 30/100 इंटू 1190। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो अप्रोक्सीमेटली 428.4 ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, मोलैरिटी चाहिए। मोलैरिटी क्या होता है, मोल चाहिए, मोल्स क्या होता है, मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मास क्या निकल गया है 428.4, और मॉलिक्यूलर मास कितना है HCl का, वो अप्रोक्सीमेटली 36.4 के अराउंड होता है। जब इसको कट करते हैं तो हमारे पास मोल्स आ जाते हैं 11.45, ये आ जाते हैं मोल्स हमारे पास आ जाता है 11.45, और यहाँ पर 1175, सॉरी 7, इतने मोल्स आ जाते हैं। और हमने कितना ले रखा है, एक लीटर में ये वॉल्यूम होता है, 1 लीटर में कितना होता है, तो 1 लीटर में डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो इंटू 1000 हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली मोल्स है उतनी मोलैरिटी आ जाएगी। सो मोलैरिटी हो जाएगी हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी स्टैंडर्ड इज यूजुअली यूज्ड टू स्टैंडर्ड KOH बाय टाइट्रेशन। किसके साथ टाइट्रेशन करके KOH की जो स्टैंडर्डाइज यूज टू स्टैंडर्डाइज KOH बाय टाइट्रेशन। प्राइमरी स्टैंडर्ड बताना कौन सा है। ठीक है, मतलब इनमें से हमें कौन सा बताना है, प्राइमरी स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन है वो बताना है। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड प्राइमरी नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी प्राइमरी नहीं है, ये भी प्राइमरी नहीं है, तो यहाँ पर पोटेशियम एसिड पेथलेट है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, सो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है while performing the titration between Mohr salt solution and potassium dichromate solution using the diphenylamine as an indicator, a student forget to add orthophosphoric acid
क्लोज चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है कौन सा होगा। ठीक है, इसने टाइट्रेशन की है मोर साल्ट सॉल्यूशन की और पोटेशियम डाइक्रोमेट की। ठीक है, यूजिंग डाइफिनाइल अमाइन एज ए इंडिकेटर, और उसने एसिड का यूज नहीं किया इसके अंदर। तो अब यहाँ पर एंड पॉइंट कैसे ऑब्जर्व होगा, हमें पहले आएगा या बाद में आएगा एंड पॉइंट से, या फिर ऑब्जर्व ही नहीं होगा, या फिर एक्चुअल एंड पॉइंट है। देयर वॉज नो नीड टू एड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम मोहर साल्ट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का डाइफिनाइल एज इंडिकेटर यूज करके रिएक्शन करवाते हैं और उसके अंदर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड डालते हैं, तो वो एक्चुअल एंड पॉइंट होता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक डालने के बाद जो एक्चुअल एंड पॉइंट निकलता है उसी वो ही एंड पॉइंट निकलता है। बट जब हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड नहीं डालते तो क्या होता है, जो हमारा एंड पॉइंट निकलेगा यानी जो कलर चेंज होगा वो एक्चुअल एंड पॉइंट से पहले ही शो होने लग जाएगा। सो यहाँ पर क्या होगा, द एंड पॉइंट विल बी ऑब्जर्व्ड बिफोर द एक्चुअल एंड पॉइंट। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, next question, consider the following statement in respect of titration between calcium to positive solution and EDTA। यहाँ पर टाइट्रेशन हुआ है कैल्शियम टू पॉजिटिव और EDTA का यूजिंग इरियोक्रोम ब्लैक टी एज ए इंडिकेटर। ओके, इसका यूज करके एज ए इंडिकेटर, तो क्या होगा, एंड पॉइंट विल बी रेड इन कलर, और या फिर एंड पॉइंट ब्लू इन कलर, या फिर एंड पॉइंट डिपेंड अपॉन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कंट्रोल बाय एडिंग अमोनिया या अमोनियम सिट्रेट बफर, या फिर एंड पॉइंट इज ऑब्जर्व सिंस मेटल इंडियम जो इंडिकेटर है कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पर क्या ऑप्शन करेक्ट होंगे, हमें ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी, और हमारे पास ऑप्शन दिए हुए है ABCD, इनमें से बताना कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन से है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है उससे है। सो यहाँ पर क्या होता है, जब कैल्शियम मतलब कैल्शियम टू पॉजिटिव सॉल्यूशन और EDTA सॉल्यूशन की रिएक्शन करवाई टाइट्रेशन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ECBT मतलब इरिक्रोमेटिक ब्लैक टी एज ए इंडिकेटर, तो यहाँ पर क्या होता है, एंड पॉइंट विल बी रेड इन कलर, नहीं एंड पॉइंट रेड कलर में नहीं होता, एंड पॉइंट विल बी ब्लू इन कलर, यस जो एंड पॉइंट मिलता है वो ब्लू कलर का मिलता है। फिर क्या कहते हैं, एंड पॉइंट डिपेंड ऑन पीएच, ऑफकोर्स जो एंड पॉइंट है वो पीएच पे डिपेंड करता है, इज कंट्रोल बाय एडिंग अमोनिया एंड अमोनियम सिट्रेट बफर, ये भी बिल्कुल ट्रू है। और द एंड पॉइंट ऑब्जर्व मेटल इंडियन कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन द मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स, नहीं एंड पॉइंट मिलता है जो इंडिकेटर के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। फर्स्ट थिंग तो यही होता है, जो हमारा एंड पॉइंट मिलता है वहां पर कॉम्प्लेक्स और EDTA के साथ ही अपना स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। सो ये इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर 2 स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 है वो करेक्ट है। सो 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, अब ये आ गया, इन एसिड बेस टाइट्रेशन द कलर चेंज ऑफ इंडिकेटर इज एक्सप्रेस्ड बाय। अब कलर चेंज कैसे एक्सप्रेस होगा वो बताना है। यहाँ पर इंडिकेटर ऑफ बेसिक INB लिया गया है और इंडिकेटर ऑफ एसिड फॉर्म INA लिया गया है। तो बेसिक कलर ऑफ इंडिकेटर वुड बी विजिबल व्हेन, हमें बेसिक जो सॉल्यूशन होगा उसका कलर कब दिखेगा, ठीक है, जब हमारा जो कंसंट्रेशन है इसकी ज़्यादा हो जाए इसके कंपैरिजन में, तब हमारा जो बेसिक इंडिकेटर है, बेसिक कलर ऑफ इंडिकेटर वुड बी विजिबल। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ए, ये ज़्यादा होगा जो कंसंट्रेशन ऑफ बेसिक फॉर्म इंडिकेटर इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक फॉर्म ऑफ इंडिकेटर, तब ये ज़्यादा और ज़्यादा मतलब ग्रेटर भी 10 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 10 से कम हुआ सो यहाँ पर जो लॉग की वैल्यू आएगी वो पॉइंट्स में आ जाएगी, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following comparison of average translation kinetic energy and the average molecular speed of H2 and 2 gases at 300 Kelvin is correct। हमें एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी और मोलिकुलर स्पीड के बीच में ये दिया हुआ है, और इनमें से हमें बताना है कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। सो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3/2 kBT, मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना कि उसके मास पे, ठीक है। वो क्या दिया, एवरेज मोलिकुलर मास, एवरेज मोलिकुलर स्पीड दिया हुआ है। जो काइनेटिक एनर्जी का तो ये वाला फॉर्मूला होता है, और एवरेज मोलिकुलर स्पीड यानी V एवरेज इसका फॉर्मूला होता है √2
3RT/m, मतलब मास पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और मास पे भी डिपेंड करता है। सो यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर सिर्फ 300 केल्विन ही है दोनों के लिए, मतलब H2 और N2 गैस के लिए। सो यहाँ पर टेम्परेचर की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो ये वाला, और ये मास पे डिपेंड करती नहीं है काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर इन दोनों का सेम होने वाली है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सो ये वाला हो सकता है, ठीक है, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कहता है कि मास पे भी डिपेंड करता है। मास पे किस तरीके से डिपेंड करता है? एवरेज वेलोसिटी स्पीड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है, मतलब जिसका मास ज़्यादा उसकी जो एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड है वो कम होगी। सो यहाँ पर मास किसका ज़्यादा है? N2 का। मास ऑफ N2 इज ग्रेटर देन H2। मास N2 का ज़्यादा है H2 से, सो यहाँ पर V एवरेज है वो H2 की ज़्यादा होगी N2 से, H2 की ज़्यादा होगी N2 से। सो H2 की ज़्यादा यहाँ है और यहाँ है, पर ये वाला ऑप्शन फर्स्ट वाले में इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है द एक्सप्रेशन फॉर आइसोथर्मल कंप्रेशन फैक्टर, ठीक है, इसका हमें बताना है कौन सा रिलेशन है वो करेक्ट होगा। कंप्रेशन की बात की है, ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, इसके अंदर क्या होता है? नॉर्मली V बाई, ठीक है, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है -1/V और डेल V बाई डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दिया हुआ इसलिए ये इसका फॉर्मूला होता है। सो डायरेक्टली ये क्वेश्चन है, सो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट हो जाएगा। An equimolar mixture of H2 and N2 is allowed to diffuse through a hole. What is the ratio of rate of diffusion of H2 to N2? हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन बताना है H2 बाय N2 का, ठीक है। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली इसका फॉर्मूला होता है R1 बाय R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 बाय M1, यानी जो रेट होता है वो इन्वर्सली, रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट ऑफ मास की, ठीक है। सो हमारा यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर R1 हमें H2 का निकालना है, मतलब H2 बाय N2 का रेट R लिख लेते हैं, ठीक है, ये निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा? मास ऑफ मतलब नीचे N2 है, N2 का मास 28 बाय H2 का मास 2, यहाँ से आ जाएगा 14, सो अंडर रूट, ठीक है। जब हम इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे सो 14 का अप्रोक्सीमेटली 3.7 रेशियो बना जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दी टेम्परेचर एवरेज वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू दी ऑक्सीजन एट 320 केल्विन, ठीक है। हमें टेम्परेचर बताना है जिसके अंदर एवरेज वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन है वो इक्वल हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन की एट 320 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर बताना है, मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है। सो एवरेज एनर्जी, एवरेज वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ एवरेज, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3RT बाय 3RT बाय M, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर इनकी वेलोसिटी इक्वल है तो जो नाइट्रोजन की वेलोसिटी होगी वो इक्वल हो जाएगी ऑक्सीजन की वेलोसिटी की, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है? ऑक्सीजन का टेम्परेचर गिवन है और हमें नाइट्रोजन का टेम्परेचर निकालना है। सो यहाँ पर V एवरेज फॉर नाइट्रोजन इज इक्वल टू V एवरेज ऑफ ऑक्सीजन। सो नाइट्रोजन का अंडर रूट 3RT हमें निकालना है और यहाँ पर मास कितना है नाइट्रोजन के लिए 28 और इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 3RT, T कितना है 320, यहाँ मल्टीप्लाई 320 डिवाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 अंडर रूट से अंडर रूट, 3R से 3R और यहाँ से T आ जाएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, ये इससे कट करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 इंटू 28, सो अप्रोक्सीमेटली 280 केल्विन। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग relation of the three type of velocity is true of oxygen gas at 300 Kelvin is c square 1/2 root mean square velocity और average velocity और cp यानी most probable velocity गिवन है। सो हमें ये बताना है कि इनमें से इनका रिलेशन क्या होगा, कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा, ये बताना है इन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। सो जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है सॉरी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो अंडर रूट 8/पाई RT बाय M ये होती है और जो मोस्ट प्रोबेबल होती है वो अंडर रूट 2RT बाय M होती है। जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है वो 3RT बाय M होती है, ठीक है।
सॉरी पीछे वाले क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है 8/पाई RT/m का अंडर रूट, ठीक है, 8/पाई, ठीक है, पाई। सो यहाँ से इसका वैसे भी कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, आंसर यही रहेगा, बट इसका फॉर्मूला ये होता है। सो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा ये वाला क्वेश्चन, जब हम इसका रेशियो लेते हैं सो हमारे पास आता है √3 रेशियो √8/पाई और रेशियो √2। सो इनका ऑर्डर भी यही होता है कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, देन एवरेज वेलोसिटी, देन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सो ऑप्शन